हमला करने वाला या आतंकवाद करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक धर्म होता है, उसकी एक जाति होती है या कुछ भी होता है, लेकिन वो कौम पूरी जरूरी नहीं कि वो आतंकवाद के लिए जानी जाए। एक बात, अब प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के चीफ थे, वो 4 पीढ़ियों आरएसएस में जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान को जो खुफिया जानकारी दी, तो उसका कौन सा धर्म था, उनकी कौन सी जाति थी, पूछी नहीं गई, क्योंकि वो कुरुलकर थे। आतंकवादियों ने लोगों को पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, कलमा पढ़ो, ये वगैरह जो बातें आ रही हैं। ये कोई भी होशियार अगर चालाक आतंकवादी मुसलमानों का हित चाहता है तो ये नहीं करेगा। सही बात है। मुसलमानों का हित नहीं चाहता है वो ये कर सकता है। अब कश्मीर में ये हो गया, लेकिन कोई गृह मंत्री से, गृह मंत्रालय से, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा। और जबकि वो खून सूखा भी नहीं है जिनको मारा, आधे, एक तो मिलिट्री के अधिकारी थे, वो तो मरे भी 1.5 घंटा जिंदा थे, लेकिन लेने के लिए कोई नहीं आया। तब तक बीजेपी की वो जाति पूछा, धर्म पूछा, जाति नहीं वाला वो गिबली में तैयार था। गृह मंत्री, आज तक का जो रिवाज है, गृह मंत्री रिजाइन करते थे, सिर्फ ड्रेस बदलने की वजह से शिवराज पाटिल ने रिजाइन करवाया था, सोनिया जी ने। ये न्याय की भाषा नहीं है, संविधान की भाषा नहीं है, भारत की भाषा नहीं है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब चलेगी, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। आज चल रहा है, मैंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि देश बंट गया है, जो संविधान को मानते हैं लोगों में और संविधान को जो नहीं मानते। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों देखिए, जिस दिन हम इसको शूट कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन है। कश्मीर में हमला हुए 2 दिन का समय हो चुका है। देश भर में कई सारी भावनाएं आहत हैं, होनी भी चाहिए। लोगों में डर भी है, लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में कई सवाल भी हैं, और इस सब के बीच में हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर हम भी उन तमाम सवालों पर जवाब सोचना चाहेंगे जो हम सभी के जहन में है, जिसे लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। कश्मीरियों पर सवाल पूछा जा रहा है, इस देश के हिंदू मुस्लिम सोशल फैब्रिक को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है अकाउंटेबिलिटी का, वो कम से कम टीवी मीडिया से गायब है। उस पर भी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ, जैसे कि आपने प्रोमो में भी देखा है, राजू सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवालों से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है। कई सारे लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरह से टूरिस्ट पर यह हमला हुआ, ये ऐसे समय में हुआ है जब कश्मीर में कई सारी चीज़ें बदल गई थी। 370 हटा दिया गया था, फिर कुछ समय तक वहाँ पर इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सिक्योरिटी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास आ गई। अब चुनाव भी हो गए, उमर अब्दुल्ला जीत कर आए हैं। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ और बढ़ता जा रहा है। हर साल, इस साल, पिछले साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर गए थे। और अब जिस तरह से टूरिस्ट पर हमला हुआ है, कई हमारे देश के लोगों को जो मार दिया गया है, उसके बाद लोग डरे हुए हैं। इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए और इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और जो उसमें जिनकी मौत हुई, वो क्षति तो भराने वाली नहीं है उनके लिए, उनके अपनों के लिए। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल, बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक बात हमेशा हमें सोचनी चाहिए कि दंगा होता है, फसाद होता है, या ऐसी एक आतंकवाद की घटना होती है, तो उसमें हम लोग को ये सोचना चाहिए कि इससे फ़ायदा किसको है। जिसको फ़ायदा है वो पॉइंट पिन जो करके फिर हमें उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए। मुझे लगता है कि पहली बात तो वहाँ के कश्मीरी जो लोगों ने जो जिंदादिली दिखाई, और कश्मीरी मुसलमान ने जो जिस तरह से लोगों को बचाया, तो वो तो अब सारी सोशल मीडिया अगर ना होता तो हम तक नहीं पहुँचता। सही बात है। ये लोग दबा देते ये कहकर कि ये मुसलमानों ने किया है हमला। तो बात यह है कि हमला करने वाला या आतंकवाद करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक धर्म होता है, उसकी एक जाति होती है या कुछ भी होता है, लेकिन वो कौम पूरी जरूरी नहीं कि वो आतंकवाद के लिए जानी जाए। एक बात, अब प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के चीफ थे, वो 4 पीढ़ियों आरएसएस में जाते थे, उन्होंने पाकिस्तान को जो खुफिया जानकारी दी, तो उसका कौन सा धर्म था, उनकी कौन सी जाति थी, पूछी नहीं गई, क्योंकि वो कुरुलकर थे, वो प्रिविलेज होते हैं। तो
ये बात किसी ने चलाई नहीं सोशल मीडिया पे या गोदी मीडिया में। तो वहाँ पर जो हुआ उससे मैं पहली बात मैंने ये सोची कि ये बहुत भयंकर हुआ, लेकिन इससे फ़ायदा किसको है? तो लोकल जो कश्मीरी है वो तो टूरिस्ट सैलानी जैसे आते हैं, उससे उनको फ़ायदा है, आर्थिक फ़ायदा हो रहा है, नफ़ा हो रहा है। अभी इकोनॉमी कश्मीर की चलने भी लगी है, तो उनके लिए भगवान जैसा है। जब भी आप कश्मीर जाके आइए, होके आइए, आपको पता चलेगा लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं, हिंदू भी हैं, हिंदू तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो प्यार से, बहुत प्यार से पेश आते हैं। और वो जिंदादिली उनकी दिखी। नहीं तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो ऐसी थी, या फिर फॉल्स फ्लैगिंग जो भी था, कॉन्स्पिरेसी थी, जो भी था, उसमें ऐसा हो जाता बहुत लोगों की मृत्यु होती अगर वहाँ का कश्मीरी मुसलमान खड़ा नहीं रहता। उन्होंने जो उनके पास था वो सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक कि जान, उसमें जान भी गई मुसलमान व्यक्ति की, और एक ईसाई भी व्यक्ति की जान गई। अब बात यह है कि फ़ायदा किसको है? अब जो आतंकवादी ने बोला है वो मैसेज है वो किसी को देने के लिए। आतंकवादियों ने लोगों को पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, कलमा पढ़ो, ये वगैरह जो बातें आ रही हैं। ये कोई भी होशियार अगर चालाक आतंकवादी मुसलमानों का हित चाहता है तो ये नहीं करेगा। सही बात है। मुसलमानों का हित नहीं चाहता है वो ये कर सकता है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए जिसका फायदा है वो ये कर सकता है। तो पार्टीज मुझे तो दो ही दिखती हैं मेनली। तो एक तो पाकिस्तान है, जिनको हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम जो आबादी है उनको एक साथ रहने का जो जिससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, आगे बढ़ रहा है। कश्मीर वो वीरान हो और कश्मीर उनके कब्जे में आए। दूसरा क्रोनी है, जो क्रोनी इस सरकार के साथ हैं। उनको कश्मीरी आदमी अगर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तो वहाँ की ज़मीनें खरीद कर फिर खदान या फिर कोयले की या फिर लिथियम की या फिर बस वहाँ पर 5 स्टार होटल्स बनाए जा सकते हैं। तो पूरे का पूरा बर्बादी कश्मीरी आदमी को कर दिया जाए और वो खरीदा जाए, ये चाल भी हो सकती है। ये दो ही लोग हैं जो जिसके फायदे जिनको पहुँच रहे हैं। दो ही व्यक्ति यानी दो ही पॉइंट्स हैं, एक तो पाकिस्तान या क्रोनीज इंडिया के। तो इन दोनों में से किसने ये चाल चली है और साजिश रची है जो हिंदुस्तान के बेकसूर लोग दहशतगर्दी में मारे गए, वो देखना चाहिए। लेकिन अभी तक 2019 में पुलवामा में जो हुआ उसका कुछ नहीं आया। उसका आपको मालूम है किसने RDX लाया था? पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों की मृत्यु हुई। उस बात को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर को वोट देने के लिए मोदी जी ने अपील की। फर्स्ट टाइम वोटर ने उनको वोट दिए और 303 सीट उनकी चुन के आई। उन्होंने 5 साल राज किया, लेकिन वो 5 साल में हमको पता नहीं चला कि RDX लाया किसने। इससे पहले आतंकवादियों के नाम होते थे और हमें पता चलता था ये कसाब है, ये अफजल गुरु है, ये है, वो है, जो भी है वो जेल में है और उसको फांसी होने जा रही है। ये पहली बार हुआ कि पूरे की पूरी 40 सैनिकों की पूरी टुकड़ी को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। ऊपर से जो बालाकोट वाला ऑपरेशन था उसमें अपने ही लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर को मार गिरा, उसमें लोग मरे, वो अलग से 30 मरे अलग अलग घटनाओं में। वहाँ पाकिस्तान में कोई भी क्षति नहीं हुई अंततः हमें पता चला, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ से RDX आया और किसने ये करवाया। तो ये घटना को उस घटना से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ। लेकिन हमें हर घटना को अपनी पैनी दृष्टि से देखना चाहिए, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि इससे फ़ायदा किसको है। तो फ़ायदा फिर दो पक्ष को है, एक तो पाकिस्तान या तो फिर क्रोनी। उसमें से एक ही है जो लोगों को भेज दे और हिंदू मुसलमान। अब देखिए, आज तक इतने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं देश में, तो आते हैं, हताहत करते हैं, लोगों को मारते हैं, चले जाते हैं अंधाधुंध फायरिंग में। दुनिया भर में एक स्टाइल है ये आतंकवादियों का। आपका सरनेम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कलमा पढ़ते हैं क्या, आप मर्द है, जाओ जाकर बताओ उसको, ये सब दीवार फिल्म वाली डायलॉग बोलकर 3 बातें और अलग मेरे मन में आई। ये इतनी डायलॉग बाजी स्क्रिप्ट किसने लिख के दी? क्योंकि आतंकवादियों के पास स्क्रिप्ट नहीं होती, वो बस एक डोज लेते हैं और सीधा आतंकी हमला करने के लिए आते हैं। एक वो दुनिया के अलग अलग। दूसरी बात, ये स्क्रिप्ट ऐसी बनाई गई है जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम लोगों में जहर फैल जाए।
ये स्क्रिप्ट कौन लिख सकता है? तीसरी बात यह है कि बच्चे और औरतों को नहीं मारना, ये आतंकवादी ने इससे पहले कभी नहीं किया है। जाओ जाकर बताओ, ऐसा औरतों को कहा नहीं है। ये फिल्मी लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत लाउड है ये। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट थोड़ी फंस गई है। तो आपको शक की नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और अगर स्कैन करें आप तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। और लश्कर तोयबा ने अपनी जिम्मेदारी ली, ये कहना तो अब तो आप भी कुछ भी कह सकते हैं यार बोलने के लिए। इसका सबूत क्या है? लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है अगर, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और NSA चीफ जो हैं 80 साल के डोवाल साहब, वो जवाब दें लोगों के सवालों। मेरे 5 सवाल है, उसके जवाब दें। वो बिरयानी खाकर आए जम्मू कश्मीर में, उसके बाद गए ही नहीं। उनके लिए एबॉर्गेशन 370 के बाद कश्मीर की अहमियत नहीं थी। उसके बाद बस जमीन उन्होंने क्लियर कर दी कि कोई भी खरीद सकता है कश्मीर की, और ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जो सुरक्षा की मीटिंग हुई, सुरक्षा चूक में जो भी मीटिंग हुई, उसमें गृह मंत्री के साथ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नहीं थे। तो क्या ये इंक्लूसिव, यानी वो उनको ढूंढना है या फिर कश्मीरियों को कॉल देम डॉग एंड शूट देम करना है? ये दिखाई देता है कि सरकार का अप्रोच जो है वो, एक तो पहली बात तो हमारे देश के नागरिकों के प्रति असंवेदना से भरा हुआ, असंवेदनाशील है। इतनी सारी सिक्योरिटी रामदेव और कंगना रनावत को दे रखी है, तो वहां पर 2 चौकी होती। वो छोटा बच्चा बोल रहा है, उसके पिता को उसने खोया है, तो वो बोल रहे हैं कि कितनी सारी औरतों ने बोला कि वहां सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम ही नहीं था। 1.5 घंटा तक कोई नहीं। और मेन बात तो है, कश्मीर में आप कश्मीर होके आइए तो आपको हर चौराहे पे ऐसी सिक्योरिटी है कि आपको दस्तावेज दिखाते कागज दिखाते नाक में दम आ जाता है। सही बात। तो ये क्या हुआ? और ये इसके ऊपर गृह मंत्रालय से ये कैबिनेट, वो सारे दलों को बुलाया गया और बात जो की उसमें कहा कि नहीं, वो सैलानियों के लिए फ्री नहीं था। ऐसा कश्मीर में कहीं जो फ्री नहीं है वो जोन में किसी को भी जाने देते हैं, ऐसा कब से होने लगा? या तो गृह मंत्री, आज तक का जो रिवाज है, गृह मंत्री रिजाइन करते थे। सिर्फ ड्रेस बदलने की वजह से शिवराज पाटिल ने रिजाइन करवाया था, सोनिया जी ने। और इससे पहले विलासराव देशमुख की वो रामगोपाल वर्मा को लेकर गए, इसलिए रिजाइन किया था। या तो सुरक्षा में चूक है, और गृह मंत्रालय सर्वदलीय बैठक में बोला गया कि कुछ चूक हुई है, लेकिन वो वहाँ सैलानी जाने नहीं रहे थे, वहाँ गए। अरे ऐसी किसी भी जगह अगर कोई भी जा सकता है तो सैलानी आ सकते हैं, तो आतंकवादी भी आ सकते हैं। और ये क्या मालूम नहीं है सुरक्षा दलों को? क्या नया है क्या? 60 साल 70 साल से वहाँ से सारी सेना, सबसे ज़्यादा आर्म फोर्सेस वहाँ पर है, फिर सुरक्षा अर्धसैनिक बल है, फिर पुलिस है। और दूसरी बात, मेन तो लोग सैलानी या फिर टूरिस्ट वहाँ पर गए जो अनफॉर्चुनेटली मारे गए, लेकिन आतंकवादी, यानी वो जो स्पॉट है आप देखिए, 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीच में आती है, तो सीमा से लगे नहीं, सटा हुआ नहीं है, वो सीमा से बहुत अंदर है। हाँ। तो इतना किलोमीटर, यानी 200 से ज़्यादा किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर चल के या गाड़ी से टूरिस्ट के पास वो आतंकवादी आते हैं, और वो फिर दहशतगर्दी उनको मार के चले जाते हैं। फिर इतना 40 मिनट फायरिंग और डायलॉग बाजी दीवार पिक्चर की, जाओ जाकर बताओ अपने बाप से, वो सारी जो उसके हाथ पे लिखा है वो सब, वो सारी डायलॉग बाजी करते हुए उनको इनका फ्री, यानी आश्वस्त नजर आते हैं। वो कंफर्टेबल और कूल है वो पूरी डायलॉग करने के लिए, उनको फिल्म बनाने के लिए कहा जैसे कि। और जबकि वो खून सूखा भी नहीं है जिनको मारा। आधे, एक तो मिलिट्री के अधिकारी थे, वो तो मरे भी 1.5 घंटा जिंदा थे, लेकिन लेने के लिए कोई नहीं आया। तब तक बीजेपी की वो जाति पूछा, धर्म पूछा, जाति नहीं वाला वो गिबली में तैयार था। तो ये सारी बातें मेरे जहन में ऐसे चुभ रही है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, ये बस मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन मैं अपने देश के लोगों के विजडम पे विश्वास रखता हूँ, उन पे छोड़ता हूँ कि इसका तर्क पूरा करें।
लेकिन यहाँ पे जो आपने बात कही अकाउंटेबिलिटी की, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा नैतिक जिम्मेदारी हमेशा देखी है हमने, चाहे वो आर पाटिल की बात की, आपने शिवराज पाटिल की बात की, विलासराव देशमुख की बात की। पहले तो एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। अब इसमें ये देखा गया है कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को भी तैयार नहीं है। ये पूछा भी नहीं जा रहा है कि अरे वहाँ पर डिफेंस किसका था, ये इंटेलिजेंस की लैप्स है या नहीं है, इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है। ऐसे तमाम सवाल जो होने चाहिए थे वो सवाल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, टीवी पे अगर आप देखेंगे, पहले 26/11 होने के बाद नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो लगातार बात करते हुए गृह मंत्री को सवाल पूछते थे। अब टीवी कैसा हो चुका है सर कि वो OTT में नेटफ्लिक्स जैसा कि हमला हुआ, अब जवाब देंगे, कल जवाब देंगे, यही समय है। इस तरह से लोगों को रखा गया है कि टीवी के सामने लोग पॉपकॉर्न लेके बैठे, तो ना ही कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है और ना ही कोई नैतिक जिम्मेदारी जिस सरकार की है, ना ही कोई जिम्मेदारी इस पूरे मुद्दे पर लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मोदी जी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से कितने दिन भागेंगे। अब 75 हो गए हैं, तो इतना भी भागना नहीं चाहिए जिम्मेदारियों से अपने। पहली उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी लोगों को अपील करना देश के। दूसरी जिम्मेदारी थी कि इसके लिए अपने आप को दोष देना कि मेरी सरकार है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपका जो भी हूँ हेड ऑफ द फैमिली, एज अ इंडिया एक फैमिली अगर आप मानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको क्या पूछना है मुझे पूछिए, मैं जवाब देता हूँ, चूक हुई तो हुई, ये मानना, सब ये करना मोदी जी का काम था। उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन बिहार में गए, वहाँ नीतीश कुमार जी श्रद्धेय, वो अब पीछे ही विशेषण बढ़ते जा रहे हैं उनके, जैसे कि भारत रत्न श्रद्धेय, ये वो लगता जाएगा, तो वो श्रद्धेय परम पूज्य ये मोदी जी वो वगैरह वगैरह, क्योंकि नीतीश की अपनी प्रॉब्लम्स है। वहाँ मोदी जी ने तो और भी काम किया। वो US में गए थे जब, अभी मैंने देखा कि 2 ट्रांसलेटर पीछे बैठे थे जो इंटरप्रेटर भी होते हैं, वो उनको समझा रहे थे और वो हिंदी में बात कर रहे थे, जो US की लैंग्वेज इंग्लिश है। और बिहार में जाके टेलीप्रॉम्प्टर लगा के उन्होंने इंग्लिश में बात की और कड़े से कड़ा रुख अपनाना और ये सब यानी जो एक्चुअली आतंकवादियों के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती है वो की उन्होंने। हमेशा RSS वाले जो यूज़ करते हैं वो यूज़ की। लेकिन हुआ क्या असल में, वो जो ट्रीटी, सिंधु ट्रीटी, वो तो उरी के बाद भी वो उन्होंने यही कहा था। तो एक्चुअली जिस आपको ठोस इतनी, आप मोदी जी इतनी ठोस, यानी वो जो शरद जोशी वाला फिर से एक बार हो गया, मोदी जी इतनी ठोस काम करना चाहते हैं कि ठोस इतने होते हैं कि उठ ही नहीं पाते उनके पैर, तो वो इतना कड़ा जवाब देना चाहते, इतना कड़ा होता है कि वो दे नहीं पाते। तो वो प्रॉब्लम जो है वो उसका अर्थ बहुत गहरा निकलता है और मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। लेकिन मैं अभी इस क्षण, इस पल और इस दिन, यानी 2 दिन नहीं हुए हैं, तो मैं उस बात पे बात नहीं करना चाहता। जिससे जैसे दिन जाएंगे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे था कौन और हुआ क्या। हाँ। लेकिन जो निर्दोष और निहत्थे लोग मारे जाते हैं वो इन लोगों के लिए, ये क्रोनीज हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये पाकिस्तानी के हो पॉलिटिशियन या इंडिया के हो, इनके लिए एक स्टैटिस्टिक्स है। मैं उनके जो रिलेटिव्स है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको बताना चाहता हूँ, उनकी जगह मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता है। समझिए आप कि इनके लिए, हम पॉलिटिशियंस के लिए और बिजनेसमैन के लिए हम लोग बस इस देश में अब एक स्टैटिस्टिक्स है। वो 4-5 लोग छोड़े तो बाकी सारे ह्यूमन बीइंग नहीं है उनके लिए माल मसाला है। तो उस पर डायलॉग भी लिखे जा सकते हैं, उनको गोलियां भी मारी जा सकती है, उनको पूछा भी जा सकता है और उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनको सोशल मीडिया पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो आप हिंदू हो, आप ब्राह्मण हो, आप शूद्र हो, आप अतिशूद्र, जो भी है, आपको रॉ मटेरियल की तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है और आप यूज़ करने दे रहे हो इसको। ये भुनाने, देखिए मैं बहुत इस बात से आहत हूँ कि मुसलमान भाइयों की कोई कसर नहीं थी इस मामले में। अब कोई आके, अगर देखिए हम में और किसी विदेश में झगड़ा करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरी संस्था या तीसरा देश आतंकवादी भेजे और हमारे नाम से वो 4 गाली दे दे, तो उस देश से हमारा रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि वो देश से बात करेगा, प्रॉब्लम तय सॉल्व होगा। वैसे कौम से कौम, जो हिंदू और मुसलमान, दोनों को मालूम है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और कश्मीर में तो देखिए जो मुसलमानों ने किया है, हिंदू और बाकी ईसाई जो भी लोग थे, उनको धर्म भी नहीं पूछा उन्होंने। पानी से देखिए उसमें फ़ायदा किसने उठाया, फिर एक बार देखिए, पानी, वहाँ की ऑटो, वहाँ के घोड़े,
वहाँ के टांगे वाले, आप पूछिए किसी से भी टूरिस्ट को, उन्होंने मुफ्त में इनको लेके गए। सिर्फ विमान यानी जो एयर सर्विस है और होटल वाले, उन्होंने पैसे दबा के 3-3, 4-4 गुना लिए। तो आप समझिए कि हमेशा फायदा जो जिनमें फायदे में जो रहेंगे वो 4 कॉर्पोरेट्स या क्रोनीज रहेंगे, और जो पॉलिटिशियन 2 है वो रहेंगे, और हो सकता है पड़ोसी मुल्क हो सकता है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में लेते हैं तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान को भुनाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी क्यों कर रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर मुसलमान शब्द मुंह से नहीं निकालना है आपको, ऐसा अगर कोई कहे तो बीजेपी को पॉलिटिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। इतना अर्थहीन और सृजनताहीन उनका पॉलिटिक्स हो गया है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ सर कि जब से ये पूरा मामला हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर समाज जो है 2 तबके में बढ़ चुका है। एक वो हैं जो इस बात को समझते हैं कि जो हमला हुआ है, जैसे कि आपने भी कहा कि अगर वो मुसलमानों के लिए हमला करते हैं आतंकवादी तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो ये बात बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो अब पूरी तरीके से खुलकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लिख रहा है, हर जगह पर मुसलमानों को ये साबित करने पर मजबूर कर रहा है कि वो देशभक्त हैं, उनसे कह रहा है कि नहीं तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए या तुमको सामने आकर बोलना चाहिए। इसे किस तरह से देखा जाए? यानी जो आतंकवादी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड आ जाए, वो तो होता हुआ नज़र आ रहा है। खुले तौर पर अब जो लोग हैं वो खुलकर इसके ऊपर बात करने लगे हैं, लिखने लगे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस पर चर्चा होने लगी है। देखिए, जो जीना चाहते थे उन्होंने पाकिस्तान लेकर अपना सपना पूरा किया, लेकिन वो चाहते थे जिना की एक दूसरी चाह थी, वो जो नेहरू ने उस वक्त पूरी नहीं होने दी। वो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनना चाहते यानी बर्बाद करना चाहते थे। वो आज भी पाकिस्तान अगर कुछ चाहता है तो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान में जो तालिबान औरतों के प्रति या पूरे धर्म के प्रति या रुख जो अपनाए हुए हैं वैसे हिंदू भारत हो। तो ये जो संकल्पना है वही पूरी तरह से गलत और साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोसों मील दूर है। और भारत की प्रगति में और चीन के साथ हमारी जो अब तो रही नहीं कोई स्पर्धा, लेकिन थी, उसके लिए पूरी तरह से क्षति पहुंचाने वाली है। तो ये जो नैरेटिव है हिंदू मुसलमान वाला, ये पूरी तरह से जीनावादी है जो फैला रहे हैं। और जो जीना को ये बीजेपी और आरएसएस कल्ट जो है वो हमेशा से जीना का फॉलोअर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, टू नेशन थियरी पे। तो ये जो धर्म का मतलब एक अलग देश होना है, ये बात पर हम विश्वास नहीं रखते। हमारा देश, देखिए, बड़े गुलाम अली साहब पाकिस्तान से वापस आए थे, मलबार हिल में रहते थे। वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का भजन गाने नहीं दे रहे थे। और हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई तो हर पवित्र जो हिंदुओं का त्यौहार होता है उसमें बजती है। तो ये सारा संगीत, नाटक, चित्र यानी फिल्म्स, ये सारी चीज़ों में हिंदू और मुसलमान साथ रहा। ये बात पाकिस्तान को हमेशा खलती रही और उनके पास कोई बॉलीवुड नहीं बना, उनके पास कोई सृजन नहीं हुआ। तो वो दृष्टि को, वो उसको अधोदृष्टि कह सकते हैं, वो उसको लेकर आरएसएस अब आगे आई है और वो कहना चाहती हैं कि चलो हिंदू मुसलमान में फाइट करो, और अलग अलग दल बना के वो फाइट लगा रहे हैं। मैं नहीं जानता ऐसा कौन सा मुसलमान है इस देश में जो हिंदू के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाहता। आप हिंदू दल स्थापन करके उसको मस्जिद के सामने नचवा रहे हो जय श्री राम के नारे लगवाकर, और ये जो एक हादसा हुआ दहशतगर्दों द्वारा, वो उसके पीछे कौन हो वो तय अब हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। जैसे कि पुलवामा का पता नहीं चला, वैसा पहलगाम का भी कभी नहीं पता चला, तो पता चल जाएगा कि क्यों नहीं पता चल रहा है। तो वो जो बातें हैं सारी, ये बातों को भुनाकर अपनी राजनीति को रोटियां सेकने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, और उसके प्रभाव में आ रहे हैं जो आम आदमी। मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, और मैं अभी गया था, मेरी एक फ्रेंड भी है, अभी आपको बताया ना मैंने, एक जो फिल्म में है, वो भी ये कह रही है कि ये मुसलमान कब तक ये करते रहेंगे। अरे मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि नथुराम से लेके कुरुलकर के वो हिंदू भी थे। LTT मैंने कहा कि जो आतंकवादी जिसने राजीव गांधी का बलि लिया वो तो हिंदू थी। तो ऐसा दहशतगर्दी का कोई नाम नहीं होता यार, धर्म नहीं होता। चेतन
चेतन सिंह जिसने धर्म पूछ के मारा था, उसके बाद किसी हिंदू को किसी ने नहीं कहा कि आप इस पर सफाई दीजिए। मुझे किसी मुसलमान ने आज तक, मेरे किसी भी मुसलमान दोस्त या तटस्थ मुसलमान ने भी ये नहीं कहा कि राजू भाई आप हिंदू हो तो आतंकवादी हो, क्योंकि चेतन सिंह ने धर्म पूछ के मारा था मुसलमानों को। और 2014 से लेकर आज तक इतने मुसलमानों का लिंचिंग हुआ, उसके ऊपर लोगों ने ये नहीं पूछा कि इतना लिंचिंग करने वालों का धर्म क्या है, किसने लिंचिंग किया है, किस धर्म के लोग थे, क्या वो आतंकवादी नहीं है? जो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहरीला व्हाट्सएप मैसेजेस और ये फैला रहे हैं, जबकि मुसलमान आपको कुछ तकलीफ ही नहीं दे रहे हैं। देश के प्यार भरे जो पैगाम लेकर हम कश्मीर से जब भी गए हैं, आए हैं, तो कश्मीर में मैं तो मानता हूं कि ये जो मुसलमान कौम है वो हमारी रिश्तेदार जैसी है। वो दौड़कर उनको अपना बिजनेस भी बचाना था छोटा सा, उनको अपना टूरिज्म का वो चलाना था। किसी और की नज़र पड़ गई है कश्मीर पे जो खरीदना चाहता है और वो चाहता है कि वो बर्बाद हो, तो वो डायलॉग लिख के दे रहे हैं कि आतंकवादी। आपको पता चल जाएगा कुछ महीनों में, आने वाले सालों में, कि वो आतंकवादियों को जो डायलॉग दे रहा है, वो आतंकवादी अगर मुसलमान धर्म के लिए करते तो वो थोड़ी बोलते, वो वही बोलते जो मिसगाइड। देखिए, आतंकवादी का पहला काम होता है आपको मिसगाइड करना, तो वही डायलॉग बोलेंगे जो मिसगाइड करेंगे आपको। लेकिन वो यानी कोई भी चोरी, डकैती या दंगा या फसाद ऐसा किया जाता है कि उनके फुटप्रिंट्स ना मिले। जो डायलॉग से आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो आपके मन में जहर घोले। वो नहीं चाहते कि वो अपनी आइडेंटिटी बताएं। वो थोड़ी आपको आइडेंटिटी बता के आएंगे। लेकिन जो भी ये चाहता था, जो आतंकवादी चाहते थे, वो तो हो गया। देश पूरी तरीके से बढ़ चुका है। अलग अलग जगहों पर जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उन्हें जान का खतरा हो रहा है। देश के अलग अलग जगहों पर उनको डराया धमकाया जा रहा है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। देखिए, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी अब, और हमें भी माननी पड़ेगी। और बहुत दुख और निराशा से ये कहना पड़ता है कि ये देश पूरी तरह से दो हिस्सों में, दो खेमों में बंट चुका है। एक असंवैधानिक रूप से जीना चाहते हैं वो लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग, और हिंदूवादियों को जो जिनावाद जो हिंदुओं में जगाना चाहते हैं वो, और दूसरी तरफ जो है जो संविधान को मानकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के, वो संविधान को जीने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो संविधान को मानने का मतलब उसको मत्था टेकना नहीं है, वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के पैर छूना होता है उसका मतलब। तो वो नहीं है, जैसे यानी संविधान को ही मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। तो वह बात यह है कि मानने का मतलब जीना, यानी आपके चाल चलन में लॉ एंड ऑर्डर, देश सर्वोपरि सब दिखना चाहिए ना। और आपकी जो संविधान का ढांचा है, मूल ढांचा, उसमें जो एक सिक्योरिटी है आपके हर नागरिक को, वो चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या हिंदू हो, और बराबरी का नाता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए अबाउ एवरीथिंग। मीन्स वो आप मोदी हो या परोलेकर है या आप मिश्रा है या और कोई है, ये बात वो नहीं है। वो फुले के लिए अलग नहीं है और वो संविधान अब्दुल के लिए अलग नहीं है। तो खुद प्रधानमंत्री जहां अब्दुल को पंक्चर वाला बोलते हैं और उनकी अवमान करते हैं, उनको डिफेम करते हैं, और वहां जाके सऊदी में गले लगते हैं, तो इसका मतलब आपको गरीब मुसलमान से परहेज है। शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही कहना है कि ये जो सारे जो हिंदूवादी अचानक बन गए हैं, उनको गरीब मुसलमान से परहेज है। अगर वो उनको शॉप्स में नहीं जाना है, हाँ वो लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि आप मुसलमान से खरीदो मत दुकानों से, तो आप तेल लेना बंद करो यार मुस्लिम देशों से। और शौर्य ढोवाल को कहें अपने मुस्लिम पार्टनर्स बदल दे, क्योंकि एनएसए चीफ उनके डैडी है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको ठीक कैसे करोगे आप? तो ये जो कन्वीनियंट पोजीशनिंग है आरएसएस का और उनके ये जो भक्त मंडली का, वो उसमें देश के जो सोचने वाले नागरिक हैं उनको बह नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश को इकट्ठा रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, अब हम यूं, पहले तो इंसान है, दूसरे भारतीय हैं, तीसरी कोई हमारी पहचान नहीं है। लेकिन इस सब ना जाति है ना धर्म है।
लेकिन इसके बीच में हुआ क्या है, 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो सोशल मीडिया के, जैसे मैंने बात की, गिबली स्टाइल इमेज बन रहा है। बीजेपी कर्नाटका की ओर से ट्वीट किया गया था कि जब जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं इस तरह का हमला होता है वगैरह। तो मोदी जी भी बाहर थे, हाँ। सऊदी में थे, और वो तो मुसलमान कंट्री में थे, तो ज्यादा शक की नजरों से देखना जाना चाहिए। लेकिन सरकार अगर मुसलमान को शक से देखना चाहिए तो क्या मोदी जी हर वक्त उठकर, यानी सबसे ज्यादा कोई प्रधानमंत्री यूएई गया है, अबू धाबी यानी यूएई गए हैं, अब सऊदी में जाकर वो वहां के सम्मान ले रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। सही बात है। तो शक की नजर से मुसलमान को आप ऐसे ये अच्छा वाला मुसलमान और ये बुरा वाला कौन कहता है? तो वो आप कहते हो ये तबलीगी है, ये हदीसी, वो ये सब कहते हैं, वो तो सऊदी से ही तो सब आते हैं। तो फिर आप बाइकआउट करो ना, मोदी जी को कहो वहां मत जाओ, मिडिल ईस्ट में खतरा है। इनको क्या करना है, इनको इजराइल हमारे ऊपर राज करना चाहिए, इजराइल का राज हो, और फायदा सारे मुसलमान कंट्रीज से यानी मिडिल ईस्ट से ले ले। तो वहाँ के जो देश है उनकी हालत तो आप देख ही रहे हो। वो जॉर्डन के राजा गए थे ट्रम्प साहब के सामने, उनकी जो हालत हुई थी तो आपने देखा, जॉर्डन के ही राजा थे ना, हाँ, तो वो कुछ नहीं बोलते गए। और तो ये जो भारत में जो जहर फैलाया जा रहा है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंडर हो रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो है वो फ़लस्तीन को तबाह कर दिया गया है, जिस तरह से और जिस निर्ममता से किया गया है, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी है आरएसएस के जो पुरोहित है उनको। तो वो स्क्रिप्ट वो कहीं यानी उन बिना सोचे समझे कहीं भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनको ये खतरा मालूम नहीं कि ये देश एक ज्वालामुखी पे वो ले जा रहे हैं। बट तो चुका है देश, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान मानने वाले और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, ये दो गुटों में ये देश बट चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्हाट्सएप, ये ट्विटर वगैरह पे जो काम कर रहे हिंदू मुसलमान वाला, वो दहशतगर्दों से कम नहीं है। वही लोग हैं जो असल में एक्चुअली दहशतगर्द हैं, वो ही आतंकवादी है। वो तैयार करते हैं आतंकवादियों। सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है, पहले लोग सरकार से सवाल पूछते थे, जिम्मेदारी तय की जाती थी। ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। क्या अमित शाह से, जो गृह मंत्री थे, हमने पुलवामा देखा है, हमने देखा है अलग अलग जगह, हमने मणिपुर की परिस्थिति देखी है, चाइना कितने अंदर हमारे देश के घुस आया उस पर हम देख रहे हैं। अब ना चाइना के बारे में कुछ ना बोलो, वो अडानी के पार्टनर्स हैं। अब कश्मीर में ये हो गया, लेकिन कोई गृह मंत्री से, गृह मंत्रालय से, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा। कौन पूछेगा? मैं एक बताता हूँ आपको मजेदार वाकया। कल मैं देख रहा था ट्विटर पर, आज तक की एक एंकराइन है, उनको विदेश में एक बहुत बड़े ज्वेल के व्यापारी है, और वो कांग्रेस के शायद वो कोई वाइस चेयर या मैं कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ ऑफिस बेरर है, अभी दांडिया करके। तो उन्होंने वो एंकराइन को फोटोग्राफ थी, वो हिंदू मुसलमान वो कर रही थी, और कड़ा जवाब देंगे मोदी जी, अभी कड़ा जवाब देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, वो अभी तक दिया नहीं, वो खैर दे देंगे। तो उनके हाथ में, अंगुली में जो सफ़ायर था, अंगूठी थी, तो उन्होंने, अभी जी ने लिखा कि मैडम 10 साल में इतनी उन्नति कर लिया आपने, सबका साथ सबका विकास हो गया, कि जो नीता अंबानी जी के पास जो ज्वेल्स हैं वो आपके पास आ गए, क्योंकि आप 10 साल की थी तब से मैं इस व्यापार में हूँ। तो इमीडिएटली उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया अभी जी को। मैंने देखा, वो कल मैं देख रहा था पूरा। तो ये कहानी मैंने इसलिए बोली कि ये लोग जो 10 साल में इतने संपन्न हुए, वो सवाल पूछने लायक नहीं रहे। उनके और सच के बीच में चर्बी आ गई है। तो वो इतनी बड़ी है परत चर्बी की कि आपको एक पीढ़ी उसके ऊपर काम करेगी तब वो चर्बी हटेगी। इस सब में सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसी का हुआ है वो कश्मीर का हुआ है। वो कश्मीर जो आगे बढ़ रहा था, वो कश्मीर जहाँ पर धीरे धीरे लोगों के जो रोज़गार है वो बढ़ रहे थे। अब देखिए आप इसके टाइमिंग को, और जिन टूरिस्ट को अटैक किया गया उस समय किया गया जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर थे, यानी इसकी देश भर में चर्चा, दुनिया भर में चर्चा होगी। टूरिस्ट को बुलाया, एक ऐसे जगह पर मारा गया जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट। तो स्पष्ट है कि मोदी जी इंग्लिश में बोले बिहार जाके कि आप ये नई चीजें हैं, काट के अंडी कितनी बार चढ़ाओगे। वो इसलिए बोले कि ताकि यूएस से कोई आए, लेकिन यूएस ने बयान दिया कि हम इस पर अभी टिप्पणी कुछ भी नहीं करना चाहते। तो बात यह है कि वो अपने आकाओं के लिए हर कोई बोलता है। मैंने बीच में आपको एक वाकया मालूम होगा कि एक लेटर सोनिया जी को लिखा था देवेंद्र जी ने,
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिंदी में लिखा था। तो मैंने कहा कि देवेंद्र जी को अंग्रेज़ी अच्छी आती है और सोनिया जी अच्छी तरह से अंग्रेज़ी समझती है, लेकिन लेटर हिंदी में लिखा है ताकि मोदी पढ़ सके। वैसे ही मोदी जी ने अंग्रेजी में बहुत मुश्किल से, वो मधुबनी में जाके जहाँ मुश्किल से हिंदी समझती है लोगों को, तो उनको हिंदी में, यानी अमेरिका में जाकर आप इंग्लिश में नहीं बोले और बोल नहीं सके, वो ठीक है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी मधुबनी में भी बोल सकते, तो इंग्लिश में भाषण करने की क्या जरूरत है। तो ये सारी आपाधापी इनकी चल रही है, वो अपने आकाओं को बताने के लिए हैं, और वो आकाओं को क्या संदेश दे रहे हैं उससे, वो कोड लैंग्वेज में, वो हमें नहीं पता, वो पता चल जाएगा। लेकिन कश्मीर इसमें कहीं ना कहीं तबाह हो गया सर। वहाँ के लोग जो हैं वो रो रहे हैं, वो आकर, ये जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मुसलमान बात नहीं कर, पूरा का पूरा कश्मीर रास्ते पर है। जैसे कि आपने कहा, टूरिस्ट को फ्री में पानी, फ्री में टैक्सी, उनको सुरक्षा देना, हमने देखा जो एयरलाइंस ने वो मौके का फायदा उठाया, और एयरलाइंस महंगे हो गए जी। लेकिन कश्मीर कहीं ना कहीं, वहाँ का जो युवा है, अभी टूरिस्ट सीजन था, जुलाई में केदारनाथ की अमरनाथ की यात्रा वहाँ से निकलती है, उस सब के बीच में ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, और लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, और स्वाभाविक है कि डरे हुए हैं, लोग अपने टूर्स को कैंसिल कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो कश्मीर आगे बढ़ रहा था, उसे फिर से पीछे ले जाने का काम कम से कम तो होता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो आगे बढ़ गया था, उस वक्त सारी फ्रंट्स पे हम लोग पीछे रह गए हैं। चाइना ने 10G को ट्राई किया है, मालूम है आपको, एयर टैक्सी आ चुकी है उनकी। उस दिन एक चाइनीज़ थिंकर है, उन्होंने थ्रेड डाली थी, मैंने पढ़ी, उन्होंने लिखी आपको चाइना के जैसा आगे बढ़ना है तो चाइना के जैसे रेवोल्यूशन को ज़िंदा रखना चाहिए था, आपने रखी नहीं। चाइना 49 में रेवोल्यूशन हुई वहाँ पर, यहाँ पर 47 में हम आज़ाद हुए, और एक अलग टाइप की रेवोल्यूशन हमने शुरू की जो लोकतंत्र से थी और ज़्यादा बेहतर थी, जो नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने मिलके उसको, भले ही उनमें मतभेद थे, लेकिन उन्होंने मिलकर, बहुत सारे लोग थे जिन्हों को ये मॉडर्न रिपब्लिक बनना चाहिए लगा, उन्होंने एक नींव डाली और आगे ले गए। उन्होंने हिंदू पाकिस्तान बनने नहीं दिया भारत को, और ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद करके हम बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके, अपना खून पसीना सींच कर इतनी संस्थाएं बनाई, इतने पोर्ट बनाए, इतने एयरपोर्ट बनाए, इतने सारे संस्था बनाई, और वो सारी ये 10 साल 11 साल में मिट्टी में मिल गई। आधे 90% अडानी उसका मालिक बन गया, और बाकी तो नेहरू को गाली मिली, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बस मार्गदर्शक मंडल में ही RSS ले गई, उनको तो प्रातस्मरणीय यानी भगवान का दर्जा दे दिया गया, और सोचने वाले लोग गायब हो गए। और अब रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और वो नफरत फैला रहे हैं, और उनको नहीं मालूम कि वो खुद ही के साथ क्या कर रहे हैं। वो शेख चिल्ली जैसा कर रहे हैं, जिस टहनी पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। यानी भारत में अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, वो कौम इकट्ठा रहे तभी भारत रहेगा। देखिए, जब भी वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो मुसलमानों ने भी उतनी बहादुरी दिखाई है और जान गंवाई है भारत की तरफ से। वो हमेशा खलता रहा है पाकिस्तान को कि भारत की तरफ से मुसलमान क्यों आते हैं मरने के लिए। तो ये जो है वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और RSS की सोच एक जैसी है कि वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान की जो एकता है वो ख़त्म हो जाए भारत में पूरी तरह से। RSS भी यही चाहती है, तो उनके जो भक्त हैं वो वही चाहते हैं। सोचते नहीं हैं वो लोग, वो सोच समझ के कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन ये लोग सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को मालूम नहीं कि आगे क्या उन्होंने भविष्य रखा है देश के लिए। देश को एक बहुत बर्बाद देश बनाना चाहते हैं। ये RSS की कल्पना के अनुसार अगर हम देश को जाना चाहिए तो नहीं जा सकता। आप हमारे जो सारे धर्म के भाई हैं, बहनें हैं, औरतें हैं, सबको साथ लेकर और बराबरी का मानकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान एकता पे खड़ा था, एकता पे है और एकता पे रहेगा। और दहशतगर्दी की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं तो दुनिया भर में होती है, लेकिन ऐसा कोई धर्म को लेकर या वैसा लेकर कोई बात नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही चाइल्डिश भी है, और मुझे लगता है कि पूरा देश अडानी को अगर देने के लिए ये कवायद की जा रही है तो अलग बात है। लेकिन जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो तो चाहते हैं ना कि उनके साथ इंसाफ हो, तो ये इंसाफ होगा कैसे? और
फिर वही बात सर, हम इतनी बात कर रहे हैं, प्रशासन से कोई सवाल नहीं, अकाउंटेबिलिटी पर कोई बात ही नहीं, कुछ कहीं पर कोई चर्चा नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। बस किरेन रिजिजू बाहर आकर एक बोल देंगे हाँ गलती हो गया और बात खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई बात ही नहीं। तो ये इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में तो बात करने की ज़रूरत है। देखिए, गलती हुई है तो रिजाइन किसने किया? टूरिस्ट रिजाइन करेगा? तो गलती टूरिस्ट से हुई। अंततः निचोड़ क्या निकाला इन्होंने? सर्वदलीय बैठक में निचोड़ क्या था? होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया वो वहां पर टूरिस्ट को जाना नहीं चाहिए था वगैरह, तो टूरिस्ट शुड रिजाइन। तो करे क्या? बोला है, बताइए। देखिए, आंसरेबल होना, जिम्मेदार होना एक लोकतंत्र की शान है। वो अगर नहीं है मोदी और शाह, तो उन्हें इस देश की जनता की भावना को और इस देश की जनता को सुरक्षा को सोचते हुए अपनी पद को त्याग देना चाहिए। उनको जो मर जाए वो और काम करे। दूसरा, ये पद पे रहने का उनको कोई अधिकार नहीं। अगर जवाब नहीं देना है तो जनता सवाल पूछेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मोर देन इक्वल नहीं हो सकते। तो ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स वाली जो बात है जॉर्ज ऑरवेल की, वो आप नहीं ला सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, अडानी को बना दिया आपने, खुद बन गए आप मोर इक्वल, लेकिन मोर इक्वल नहीं है आप। संविधान की नज़र से और भारतवासी की नज़र से आप इक्वल हो, आपको जवाबदेह है। आपने जो भी किया है 11 साल में, उस सब के लिए आप जिम्मेदार हो, और आपके साथी जिन्होंने किया है वो भी सारे जिम्मेदार है। उनके जवाब पेंडिंग है। बस वो आता है ना फाइल पेंडिंग, वैसे उनकी फाइल पेंडिंग है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। इस दुनिया में नित्य कुछ भी नहीं है, सारा अनित्य है। और वो आएगा, फाइल खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन जवाबदेह था और किसने जवाब नहीं दिया। ये इतने बड़े पद पे आसीन होकर आप जवाब नहीं देना अफोर्ड कर सकते हो, ये एक लग्जरी है जो लोकतंत्र के लिए नहीं अलाउड है। आपको इसकी कोई किसी भी बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने आपको परमिशन ही नहीं दी है। मैं आपसे चाहूँगा कि उन लोगों से भी आप बात करें सर, या उन लोगों को संदेश दें। दो तरीके के लोग, एक जो पूरे एक धर्म से सवाल पूछ रहे हैं और उनसे अपने देशभक्ति साबित करने के लिए कह रहे हैं, और दूसरे वो जो इसके दबाव में आ रहे हैं और बार बार उनसे ही सवाल पूछा जाता है, मुसलमानों से, कि आप बताओ तुमने ये क्यों किया, हमेशा तुम्हारे ही क्यों होते हैं, दुनिया भर में जहाँ पर भी टेररिज्म होता है अधिकांश मुसलमान ही क्यों होते हैं। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। इन दोनों थियरीज को हम कैसे टैकल करें, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, आप मुसलमानों की जूते में पैर रख के देखिए एक बार। मैंने कल एक डाला था, मेरी स्टेटस था, आपने देखा होगा कि इस देश में हमेशा औरत के चरित्र, दलित की मेरिट और मुसलमान की देशभक्ति पे शक से देखा जाता है। आप जिसको हमेशा शक से देखता है और बेचारा वो हमेशा प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो देशभक्त है, वो परेड करता है, फिर लॉन्ग मार्च निकालता है, फिर तिरंगा लेके जाता है, जहाँ आप घर में सोए रहते हैं क्योंकि आप हिंदू हो, ब्राह्मण हो, है ना। यानी आप समझो, ये आरएसएस के जो पुरोहित हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो आपको कोई देशभक्ति की, आपके कुरुलकल पकड़े जाते हैं तो यह नहीं कहा जाता कि हिंदू ब्राह्मण सारे टेररिस्ट है, 4 पीढ़ियों से हैं वो आरएसएस में। आपके कोराटकर बोलते हैं तो नहीं कोई पूछता है, आपके सोलापुरकर बोलते हैं तो आप कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वो वहां वो गजानन मेहंदड़े वो कुरान पे भाष्य कर रहे हैं, यानी भाषण दे रहे हैं। जो मंच है उनका, वो टेररिस्ट उन्होंने पैदा किए हैं, शिव प्रतिष्ठान और सनातन वाले। वो वहां पर देखा मैंने, वो कुरान पे दे रहे हैं, उनका काम नहीं है। वो एक्चुअली हिस्टोरियन है, उन्होंने शिवाजी महाराज का चरित्र लिखा था। तो उनको कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये आप यानी आप वर्बल जो भाषा इस्तेमाल करते हो, क्या वो टेररिज्म में नहीं आती? वो भी एक टेररिज्म है। तो एक बात। दूसरा, मुसलमान कितनी दिन प्रूव करता रहेगा? देखिए, इजराइल जो आपका दोस्त है, इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, ये एक अलग बात है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी जी की दोस्ती एक अलग चीज़ है, वो अलग ही लेवल पे जाता है। तो ये जो सारा मिडिल ईस्ट का रचना जो उनको करनी है मिलकर, तो उसमें हम भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से जो कुर्सी में बैठे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कृपया हमारा इस्तेमाल ना होने दें। हमें एक हिंदुस्तान, भारत और तटस्थ देश जो किसी तरफ झुकाव नहीं है, ऐसा ही रहने दीजिए। आप हमारा भला नहीं कर सकते, कम से कम बुरा मत कीजिए।
और दूसरी बात, मैं ये मानता हूं कि मुसलमानों को अपने देशभक्ति की सबूत देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस धरती को मुसलमानों ने उतना ही खून से सींचा है जितना हिंदुओं ने, जितना सिखों ने, जितना बुद्धों ने, जितना जैनों ने। और मैं ये कहूँगा कि आखिरी जंग जो आज़ादी की थी, जो आज़ादी वाली जंग जीती गांधी जी के नेतृत्व में, उससे पहले वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई थी और उनको कालिक पोतरे औरंगजेब समझ के लोग। और बहादुर शाह जफर ने अपनी सारी दौलत और पूरी बादशाहत खो दी, जबकि सिंधिया आज भी राज कर रहे हैं। जिन्होंने ब्रिटिशों को सपोर्ट किया वो बीजेपी के साथ है आज, आप सोचिए। और जिन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत की 1857 में, वो सब बर्बाद हो गए। और वही बहादुर शाह जफर है, वही मुसलमान है। आज मुसलमान इतना बेबस लाचार क्यों हैं? क्योंकि सल्तनत बची रहती है, अक्षुण्ण रहती है उनकी, छोटी क्यों ना हो रहती। वो दिल्ली का बादशाह बना रहता, वो ब्रिटिशों को सपोर्ट करता, जैसे सिंधिया ने किया। उन्होंने किया नहीं, वो उस पर, अपने मुल्क पर, वतन पर शहीद हो गए और कुर्बान हो गए। और उसकी कुर्बानी की आप कीमत चुका क्या रहे हो? उनके देशभक्ति के सबूत मांगे। तो ये तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, लाली लक्ष्मीबाई सब लड़े थे, वो तो बहादुर शाह को, और बहादुर शाह क्या, लखनऊ, कई नवाब भी थे उसमें, वो सब क्या देशभक्त नहीं थे? उन्होंने खून किसके लिए सींचा? इस देश के लिए, इस धरती के लिए। और आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाएंगे। और आपके देशभक्ति का क्या? आप हिंदू मुसलमान करें चलता है, वो कैसे? क्योंकि आप बहुसंख्य हो, आप दबाना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। ये न्याय की भाषा नहीं है, संविधान की भाषा नहीं है, भारत की भाषा नहीं है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब चलेगी। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। आज चल रहा है, मैंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि देश बंट गया है, जो संविधान को मानते हैं लोगों में और संविधान को जो नहीं मानते। और संविधान को जो नहीं मानते वो लोग सारे सत्ता पक्ष के नीचे आ चुके हैं। तो देखिए, हर चीज़ का एक अपना इलाज होता है, प्रकृति भी अपना इलाज करती है, हो जाएगा। जी दर्शकों, देखिए आज का जो ये हमारा पूरी बातचीत थी, ये इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह से माहौल बन रहा है, उसमें हमें लगा कि आपके सामने आकर चर्चा करने की ज़रूरत है और इस चर्चा को आपके सामने लाने की ज़रूरत है। निशिकांत दुबे जैसे तमाम लोग कई सारी चीज़ें लिख रहे हैं। और निशिकांत दुबे के घर की शादी जो है 10 दिन पहले हुई, कश्मीर में हुई, कश्मीर में, और वो इतनी महंगी थी, इतनी महंगी हुई कि आप सोच नहीं सकते। और उसके लिए सारा तामझाम किया गया। तो आप समझिए कि किसी की बुरी नज़र तो कश्मीर पे पड़ी है, और किसकी पड़ी है ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन लोगों की होशियारी पे भी मैं छोड़ देता हूँ कुछ बातें। बिल्कुल, तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी राजू सर, वो ये था कि अगर आतंकवादी वाकई अगर मुसलमानों के लिए करते तो धर्म का नाम नहीं लेते और इस तरह से ऐसे बांटते नहीं। और ये उन तमाम लोगों और मारने वालों में मुसलमान जब बीच में आया उसको भी मार दिया, उन्होंने मार दिया, या तो नहीं मारते उसे। हाँ, तो इन तमाम, क्योंकि उसको कलमा आ रही थी। हाँ। कलमा बस स्क्रिप्टेड थी बात जी, बाकी उनको कलमा नहीं आने से कोई लेना देना नहीं था। उनको जो स्क्रिप्ट दी गई आका वदौरा, उसको फॉलो किया। वो आका कौन था, पाकिस्तान था या और कोई था, वो सब ढूंढ निकालें। ये तमाम सवाल हैं दर्शकों। लेकिन यहाँ पर बतौर दर्शक आप सभी से तो अपील यही है कि हम सभी देशवासी इस एक ऐसे समय में जब माहौल ख़राब है, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में रहे हो। जैसे कि राजू सर ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब उस गुट में आते हैं जो संविधान को मानते हैं, उस गुट के नहीं जो बहुसंख्यवादी हो जाते हैं और जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। कम से कम हमारी उम्मीद तो यही है। इसलिए मुझे लगा कि इस चर्चा की जानी चाहिए। आप में से कई लोगों ने कहा भी था कि राजू सर के साथ चर्चा की जाए, इसलिए इस तरह से हमने चर्चा आपके सामने लाई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चर्चा है आपको पसंद आई है। राजू सर, इस तनाव के माहौल में आपने बहुत सारे चीज़ों को एकदम अपने अंदाज में समझाया। मुझे लगता हूँ कि बहुत लोगों को ये बात जो है ज़रूरी थी सुननी, जो आपने कही है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर बातचीत की। और आपकी इसी बेबाकी की वजह से हम बार बार आपसे बात करते रहते हैं और हमारे दर्शक बार बार आपके पास आते रहते हैं और देखते रहते हैं। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा हमारा आज का प्रोग्राम था वो आपको पसंद आया। आप और क्या सवाल होंगे पूछिएगा, हम राजू सर से बात करेंगे जब भी अगली बार। इन मुद्दों पर भी बात करेंगे, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जैसे कि उन्होंने कहा कि पुलवामा में किसने RDX लाया उसकी जानकारी आज तक नहीं मिलती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप सोचिएगा। राजू सर ने कई सारे हिंट्स दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे समझ पाएंगे। और जिस तरफ का इशारा है, और यकीन मानिए हमें भरोसा है कि हमारे व्यूवर्स कैसे हैं,
तो आप उन तमाम चीज़ों को समझ सक रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें दोनों को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियो लगातार करते रहते हैं। फिलहाल सर इतना ही, नमस्कार।